वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। प्रश्न शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूपीएसआई का जो नोट्स है यह दिया जा रहा है, जो कि आपको मात्र 149 रुपये में दिया जाएगा, जिसमें सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे कि सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित और तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख संस्थाओं जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 1984 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में या फिर 1994 ईस्वी में। आपको बता दें कि जो भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली जब शुरू हुई थी वह हुई थी 1991 में, यानी कि आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं। संसदीय लोकतंत्र में संसद के प्रमुख दो कार्य होते हैं। पहला कानून बनाना और दूसरा क्या है कि सरकार की जो कार्यात्मक शाखा है उसका निरीक्षण करना। यह दो कानून है। आपको याद रखना है कि जो संसदीय लोकतंत्र संसद है इसके कितने कार्य हैं? पहले तो दो कार्य है। पहला कार्य क्या है? कानून बनाना, और दूसरा है कि सरकार की जो कार्यात्मक शाखा है उसका निरीक्षण करना। संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय समिति को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसा कि सैद्धांतिक तौर पर धारणा यह है कि संसदीय स्थायी समितियों में अलग अलग दलों के सांसदों के छोटे छोटे समूह होते हैं, जिन्हें उनकी व्यक्तिगत रुचि विशेषता के आधार पर बांटा जा सकता है, ताकि किसी विशेष विषय का विचार विमर्श कर सके। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भारत में नई संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन है आपके पास हस्कर समिति, देवधर समिति, संसद की नियम समिति या फिर संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। आपको बता दें कि यह इसकी जो सिफारिश पर किया गया था वह था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद की नियम समिति के द्वारा ही भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत या मतलब कि इसकी सिफारिश की गई थी। किसके द्वारा? तो संसद की नियम समिति के द्वारा। आइए देखते हैं। नियम समिति संसद में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन से संबंधित मामलों पर विचार करती है, नियमों में संशोधन या संयोजन की सिफारिश करती है। क्या करती है? यह नियमों में संशोधन करती है और क्या करती है? संयोजन में सिफारिश करती है। लोकसभा समिति में स्पीकर जो कि समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं? लोकसभा समिति के जो स्पीकर यानी कि जो समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसमें समेत कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा समिति में राज्यसभा के अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और जो इसके जो कुल सदस्य है वह कितने होंगे? 16। इस तरह आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद की नियम समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? ऑप्शन है आपके पास स्थायी समिति, तथर्प समिति, उपरोक्त दोनों या इसमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि जो संसद की मैंने आपको बताया था कि दो समितियां होती है, ठीक है? कितनी होती है? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं। सामान्यतः संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, स्थायी समितियां और तदर्भ समितियां। स्थायी समितियां प्रतिवर्ष या समय समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि जो कमेवेश है उसमें निरंतर चलना, यानी कि समय समय के निर्वाचन मतलब उसमें चेंज होते रहते हैं। अब तदर्भ समिति की नियुक्ति जरूरत पड़ने पर की जाती है, यानी कि जब इमरजेंसी हो तभी इसकी। अब देखो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि अपना काम पूरा कर लेने और अपनी रिपोर्ट पेश देने के बाद यह समाप्त हो जाती है। मतलब कि इमरजेंसी में इसे ज़रूरत पड़ने पर नियुक्त किया जाता है, परंतु जिस ज़रूरत के लिए इसे नियुक्त किया जाता है अगर वो काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? इसे समाप्त कर दिया जाता है। ऐसी कौन सी समिति है जिसे कि काम पूरा करने के बाद समाप्त कर दिया जाता है? वह है तदर्भ समिति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
चौथा है निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है। ऑप्शन है आपके पास प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या फिर उपरोक्त सभी। आपसे पूछा गया है कि स्थायी जो समिति है वह कौन सी है। आपको बता दें कि यह तीनों ही क्या है, स्थायी समिति है, यानी कि प्रकलन समिति भी, लोक लेखा समिति और नियम समिति, ये तीनों क्या है, स्थायी समिति है। आइए देखते हैं। स्थायी समितियां, लोकसभा की स्थायी समितियां 3 वित्तीय जो की समितियों यानी कि लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति का विशिष्ट स्थान है। जैसा कि हमने अभी देखा कितनी तीनों क्या है, ये स्थायी समितियां। ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर लगातार नजर रखती है। लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन जो प्रकलन समिति होती है इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं। अक्सर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि लोकसभा में कौन सी समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो प्रकलन समिति के होते हैं, और राज्यसभा में किसके होते हैं, तो लोक लेखा समिति के और सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष इकाई में होते हैं, यह राज्यसभा में होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है निम्नलिखित में से कौन सा तथर्व समिति है। ऑप्शन है आपके पास याचिक समिति, विशेषाधिकार समिति, आवास समिति या फिर प्रवर्त समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रवर्त समिति जो है यह क्या एक तथर्व समिति है। अब आइए देखते हैं यह क्या है। प्रवर्त समिति किसी विशेष की छानबीन करने या विचार विमर्श के बाद निश्चित प्रकट करने के लिए बनाई जाने वाली एक समिति है। छानबीन करने और क्या विचार विमर्श करने के लिए इसे बनाया जाता है किसी प्रवर्त समिति को। उसमें उस विषय के चुने हुए विशेषज्ञ रखे जाते हैं। उसके बाद क्या है तदर्भ समिति। अब तदर्भ समिति किसी विशिष्ट प्रयोजक के लिए नियुक्त की जाती है। अब यह क्या, जैसे कि जब वे अपना काम समाप्त कर लेती है तथा अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह हमने अभी ही पढ़ा था, ठीक है। तो प्रमुख तदर्भ समिति अविधेयक संबंधी प्रवर या संयुक्त समितियां है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति या फिर संयुक्त प्रवर समिति। आपको बता दें कि जो मितव्ययिता समिति कहा जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राक्कलन समिति को ही मितव्ययिता समिति कहा जाता है। अब आइए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो प्राक्कलन समिति है यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। जो सरकार के द्वारा प्राप्त धन होता है ना, इसकी क्या करती है, जांच पड़ताल करती है। कौन सी समिति, प्राक्कलन समिति। यह स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है और इसके आलोचना और सुझाव सरकारी जो फिजूल खर्चे होते हैं इन पर रोक लगाने का काम करती है। यानी कि जो गोलमोल होते हैं या जो फिजूल खर्चे होते हैं, ज़बरदस्ती के सरकार का पैसा लगता है, उनको रोकने का काम करती है। सीधी सी बात यही है कि जो धनों के कार्यों का क्या करना, जाँच पड़ताल करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन है आपके पास 15, 22, 30 या फिर 45। आपको बता दें कि जो प्राक्कलन समिति है इसके 30 सदस्य होते हैं। अब देखते हैं वह कौन। जैसा कि आपने देखा प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होता है। आपको याद रखना है कि जो प्राक्कलन समिति है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों से ही होता है जो सत्तारूढ़ दलों का होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं, ना तो इसकी सदस्य के मंत्री सदस्य नहीं होते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होते हैं, ठीक है। अगला है कि समिति का अध्यक्ष के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है, यानी कि इसमें जितने भी सदस्य होंगे वह अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा क्या होंगे, मनोनीत होते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि जो प्राक्कलन समिति इसमें 30 सदस्य होते हैं, परंतु इसमें मंत्री समिति और राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 30 सदस्य प्राक्कलन समिति सदस्य संसद के किस सदन से समित होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के, लोकसभा एवं राज्यसभा के या फिर किसी भी सदन के नहीं, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि जो 30 सदस्य होते हैं वह किसके होते हैं, लोकसभा के। राज्यसभा के नहीं होते हैं, दोनों का तो ऑप्शन होएगा ही नहीं और किसी भी सदन के साथ तो है ही नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा के। आइए देखते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया वही चीज़ इसमें भी है कि 30 सदस्य किसके होते हैं, सिर्फ लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के और मंत्रिपरिषद के नहीं होते। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन आपके पास लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या फिर याचिक समिति। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है वह है आपकी प्रकलन समिति। कौन सी? प्रकलन समिति जो है यह क्या है? सबसे बड़ी संसदीय समिति है। आइए देखते हैं। प्रकलन समिति यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जांच पड़ताल करती है, इसके सुझाव विचाव करती है, वही है प्रकलन समिति। आपको यह याद रखना है कि यह क्या है, यह एक सबसे बड़ी संसद समिति है। यानी किसके द्वारा ही क्या होता है, सारा कंट्रोल सिस्टम किया जाता है, यानी कि फिजूल खर्च नहीं होना चाहिए या जो भी घोटाला होता है इसका ध्यान दिया जाता है। तो इसे क्या कहा गया? सबसे बड़ी संसदीय समिति। कौन सी? प्रकलन समिति। आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर किसी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।